गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स पर फोकस। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 12th के लिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आज उनके लिए डे 4 होने वाला है। और इस डे 4 के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक, कुछ टर्म। बच्चों बता दें कि मेरे जो भी लेक्चर होते हैं वो इवनिंग 6:30 से 7:30 के बीच में आप तक पहुंचाए जाते हैं। अगर इस टाइम ड्यूरेशन में या इस टाइम इंटरवल में मेरे लेक्चर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें, और अगर आपको लेक्चर मिल गए हैं तो काइंडली उसी दिन कोशिश करें उसको पढ़ लेने का, क्योंकि जितना टाइम लैप्स करेंगे लेक्चर की संख्या बढ़ेगी, फिर आपको पढ़ने में भी दिक्कत होने लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास के पहले टॉपिक को। बच्चों, डे 4 का पहला टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसके पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत सारे छोटे छोटे टर्म हम देखे थे। इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स, इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में रिलेशन क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी बातें हम पढ़े थे। हम आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए उसी इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला प्रॉपर्टी बाबू आता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सपोज कीजिए बॉडी ए है और यहां पर बॉडी बी है। अगर बॉडी ए का चार्ज पॉजिटिव, बॉडी बी का चार्ज पॉजिटिव, बॉडी ए का चार्ज निगेटिव और बॉडी बी का चार्ज भी निगेटिव हो, तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है? ये तो पता चल गया होगा कि इसके बीच में रिपल्सन होने वाला है और इसको कहे जाते हैं लाइक चार्जेज। यानी कि लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। सिमिलरली अगर बॉडी ए का चार्ज पॉजिटिव और बी का निगेटिव होता, बॉडी ए का निगेटिव और बी का पॉजिटिव होता, तो यहां पर क्या होते हैं? यहां पर अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता। और अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? अनलाइक चार्ज के बीच में होता है। बस इसी प्रॉपर्टी को फंडामेंटल प्रॉपर्टी के थ्रू पढ़ा जाता है कि दो लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन और दो अनलाइक चार्ज के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। आई मीन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, like charges repel each other while unlike charges attract each other। दो सेम टाइप के चार्ज हो, दोनों के साइन सेम हो तो वहां पर रिपल्सन होता है, और दो डिफरेंट साइन वाले अगर चार्ज हो तो वहां पर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज के अंडर फंडामेंटल प्रॉपर्टी के रूप में पढ़ा जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब ये क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास एक बॉडी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स के अपने चार्जेस भी होंगे। तो सपोज कीजिए यहां पर एक पार्टिकल यहां, एक यहां, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल इसमें मौजूद हैं। माना कि फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज Q1, इसको आपने Q2 माना, इसको आपने Q3 माना, इसको Q4, इसको Q5 और इसको Qn मान लिया। Q का मतलब चार्ज होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे बॉडी का टोटल चार्ज निकालिए, तो आप क्या करेंगे? Q1 को, Q2 को, Q3 को, Q4 को, Q5 को और ऐसे जितने पार्टिकल होंगे सबको आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। बस हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी में, आई मीन एडिटिविटी प्रॉपर्टी में, किसी एक ऑब्जेक्ट का चार्ज उसके अंदर उपस्थित सभी पार्टिकल्स के चार्ज के सम के इक्वल होते हैं। यानी कि किसी एक बॉडी का चार्ज निकालना हो तो आप देख लीजिए कि उस पर कितने पार्टिकल हैं, जितने पार्टिकल हैं उसमें कितने चार्ज पार्टिकल हैं। अब सारे चार्ज पार्टिकल के चार्ज को जोड़ दीजिए, पूरे बॉडी का चार्ज निकल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ये, ठीक है ना। जैसे मान गए एक एग्जांपल के थ्रू और समझें तो सपोज कीजिए एक बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर मान के एक है +4 कूलम्ब, दूसरा है +6 कूलम्ब और तीसरा है -5 कूलम्ब। पूछे कि चार्ज निकालो, तो कितने पार्टिकल हैं? 1 2 3 पार्टिकल है ना। तो अगर इसका टोटल चार्ज निकालें
तो 3 पार्टिकल हैं तो 3 तक पहुंचेंगे हम लोग। तो Q1 कितना है 4 कूलम, Q2 है 6 कूलम और Q3 है -5 कूलम। इसको लिख सकते हैं 4 कूलम प्लस 6 कूलम अब प्लस माइनस -5 कूलम, 4 और 6 10 अब -5 यानी कि हमारे पास आ गया 5 कूलम का चार्ज आ गया, यानी कि बॉडी का टोटल चार्ज कितना निकल गया 5 कूलम निकल गया। ठीक है ना, टोटल चार्ज क्या निकल जाएगा 5 कूलम निकल जाएगा। यहां पर समझ में आ गया कि किसी एक बॉडी का अगर चार्ज निकालना हो तो उस बॉडी के अंदर जितने पार्टिकल हैं उन सारे पार्टिकल्स के चार्ज को जोड़ दिया जाए तो पूरे बॉडी का चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। डेफिनेशन में भी क्लियर है कि द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी और सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन गिवन बॉडी। सेम वही चीज जो मैंने आपको समझाया था, वही चीज यहां लिखे हुए हैं कि किसी एक बॉडी का चार्ज उस पर प्रेजेंट हर एक पार्टिकल के चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। डायरेक्ट जोड़ दीजिए निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट वीबीआई टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन सबसे पहले जान लें कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को दिया किसके द्वारा गया था। तो इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकैन के द्वारा। रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकैन के द्वारा 1912 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये क्वांटाइजेशन होता क्या है समझते हैं बच्चों। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कितने दोस्त हैं तो क्या आपके मन से ऐसा जवाब निकलेगा कि मेरे 3.5 दोस्त हैं? और कोई पूछेगा इसको एक्सप्लेन करो तो आप कहेंगे 3 गो बड़ा है और 1 गो छोटा है। क्या ऐसे आप कहेंगे? नहीं ना कहेंगे। या तो 3 दोस्त कहेंगे या 4 दोस्त कहेंगे। या फिर अगर आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम मेरे पास 6.25 गो दोस्त है, 7.5 गो दोस्त है, 8.25 गो दोस्त है। यानी कि दोस्तों की संख्या अगर बतानी होगी तो आप उसको एक कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करके बताएंगे। अगर किसी से पूछा जाए कि आपके कितने बच्चे हैं तो नहीं ना कहेगा मेरे 2.5 बच्चे हैं, सुबह में 2 थे शाम में 2.5 हो गए हैं, या सुबह में 2.5 थे शाम तक 2.75 हो गए हैं, सुबह तक फिर 4.25 हो जाएंगे। ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं, दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्लीट नंबर का यूज किया जाता है, डेसिमल का या फ्रैक्शन का यूज नहीं किया जाता है। लाइक एज डेट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन कहता है कि किसी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वह कंप्लीट नंबर के रूप में ट्रांसफर होता है, कंप्लीट नंबर के रूप में। यानी कि बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, या 1 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यह हमेशा किसमें? कंप्लीट नंबर। देखो 1 2 3 1 2 3 लिखा हुआ है ना, कभी भी ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि 1/2 इलेक्ट्रॉन आया। आधा इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकता है? ठीक है ना, यहां पर 2/5 इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे संभव है? नहीं है। बस यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब डेफिनेशन क्लियर करते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन हमें चार्ज से मतलब है और चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में इलेक्ट्रॉन का नाम ले लीजिए। अब डेफिनेशन में आप बोल सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल को आप कह सकते हैं अ सेट ऑफ कंप्लीट नंबर विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट डेसिमल। ठीक है ना, उसको इंटीग्रल मल्टीपल कह सकते हैं हम। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए बाबू एक बॉडी यहां है, ठीक है ना, और दूसरा बॉडी यहां है। ध्यान से देखना, एकदम 2 बॉडी है हमारे पास। इसको आपने नाम दे दिया ए और इसको आपने नाम दे दिया बी। फॉर एग्जांपल ए से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बी पे चला गया, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उस पे प्लस चार्ज और जिस पे गया उस पे माइनस चार्ज हो जाएगा। फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे बॉडी पर चला गया, तो जिससे निकला उसमें +2 इलेक्ट्रॉन और जिस पे गया उसमें -2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर 3rd इलेक्ट्रॉन को आप भेजो
तो ये हो जाएगा +3 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा -3 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास दो बॉडी हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए पर पॉजिटिव चार्ज बन रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, बॉडी बी पर निगेटिव चार्ज बन रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इसको समझिए कि बॉडी ए से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर +1 ही चार्ज होगा, और वही इलेक्ट्रॉन बी पे अगर चला जाए तो -1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो +2e, और वही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो -2e। फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो +3e, और 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो -3e। सिमिलरली अगर n इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे हो तो +ne, और n इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो तो -ne के रूप में। यानी कि बॉडी ए से जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वह +ne के रूप में होगा, और बॉडी बी पर जो गेन होता है वह -ne के रूप में होता है। इट मींस चार्जेस हमेशा +-ne के रूप में ट्रांसफर होते हैं, जहां n का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n का वैल्यू हमेशा अ कंप्लीट सेट ऑफ नंबर होगा। यानी कि n का वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता है। सो समझिएगा, n का वैल्यू कभी भी किसमें, डेसिमल में नहीं होगा। n का वैल्यू डेसिमल में नहीं हो सकता है और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है। यह हमेशा एक कंप्लीट सेट ऑफ नंबर होता है, कंप्लीट सेट ऑफ नंबर होते हैं, विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट डेसिमल। और E का मतलब हो जाएगा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और Q का मतलब हो जाएगा टोटल चार्ज। लेकिन कहीं कहीं आपको क्या किए गए हैं कि Q बराबर फॉर्मूला क्या है, +-ne है ना, आप इसको मोड लगा दो। अब Q का मोड तो Q हो जाएगा, प्लस का मोड प्लस, माइनस का मोड प्लस, तो Q बराबर Ne। तो याद रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल बनाने होंगे तो जनरली इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, और जब थ्योरेटिकल या MCQ दिखाने होंगे तो इसका यूज कीजिएगा। अब आपके दिमाग में होगा कि अगर ऑब्जेक्टिव में ये दोनों ऑप्शन रहेंगे तो किस पे टिक लगाएंगे, तो इस पे टिक लगाएंगे हम, ठीक है ना। ये नहीं रहने पर इस पे टिक लगाएंगे हम। बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन भी पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर n, मतलब क्वेश्चन दे दिया था Q बराबर Ne में n का वैल्यू कौन पॉसिबल नहीं है। उसमें एक ऑप्शन दे दिया था 4.2, अब बाकी कंप्लीट सेट ऑफ नंबर था। तो आंसर क्या होगा, n का वैल्यू याद रखिएगा डेसिमल में और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो यही उसका ऑप्शन था। डेसिमल में दिया था यानी कि n का वैल्यू संभव नहीं है। बेटा बेटी की संख्या हो, दोस्तों की संख्या हो या भाई की संख्या हो, कभी भी आप डेसिमल में थोड़े बताओगे, थोड़े कहोगे कि मैं 2.2 भाई हूं, मैं 3.6 भाई हूं, ऐसा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो आप कभी भी, समझे। तो ये था, क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लास्ट में 2 न्यूमेरिकल बनेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे दिए गए हैं, और बोर्ड में इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट, क्लियर हो गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कौन दिया था, कौन दिया था, रॉबर्ट ए मिलिकन ने कब दिया था, 1912 में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हालांकि ये केमिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको फिजिक्स में पढ़ा करके क्वांटाइजेशन समझाने का और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन समझाने का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फोर्थ प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए बाबू, कंजर्वेशन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, 11th में बहुत सारी चीजें इस पर मिले थी। तो बाबू जनरली फिजिक्स में 4 कंजर्वेशन को पढ़े जाते हैं। फर्स्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और फोर्थ होता है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी को नहीं क्रिएट करना और नहीं डिस्ट्रॉय करना, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना,
ठीक है ना। तो एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सबसे पहले समझाया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा सबसे पहले समझाया गया था अप्रोक्स 1746 के एंड तक, ठीक है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझाया था। अब कंजर्वेशन क्या होता है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आप क्वांटाइजेशन में पढ़े थे, देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, दूसरे बॉडी पे जा रहा है, यानी कि चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जिससे निकलेगा पॉजिटिव और जिस पे जाएगा उस पर निगेटिव चार्जेस बना देंगे। तो ये तो डेफिनेशन हो गया आपका। अब देखिए इसमें एक और डेफिनेशन है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अब आइसोलेटेड बॉडी क्या है? इस आइसोलेटेड वर्ड को सबसे ज्यादा यूज किया गया था, हम और आपने सबने यूज किया था 2020 में, कोरोना काल में। जब किसी को कोरोना हो जाता था तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, आइसोलेशन वार्ड में रख दिया जाता था। इसका मतलब हुआ कि सबसे अलग रख देना। आइसोलेट का मतलब होता है कि सबसे अलग कर दो। जैसे कि पहले के जमाने में, यानी कि कुछ साल पहले, बहुत दिन पहले, गांव में जब कोई गलतियां करता था तो उसको समाज या मुखिया या बाकी लोग मिलकर के आइसोलेट कर देता था, यानी कि गांव से अलग कर दिया जाता था। जैसे कुष्ठ रोग जब होता था, उस समय कुष्ठ रोग का जब इलाज नहीं था, जिसको भी कुष्ठ रोग होता था उसको आइसोलेट कर दिया जाता था। एक रूम कहीं दे दिया जाता था, खेत वोत में अलग से ही खाना पहुंचा दिया जाता था। वो बेचारा अपने मौत के इंतजार में दिन रात बैठे रहता था, और एक दिन आता था बिना उपचार की वजह से उसकी मौत हो जाती थी। आज तो आम बात हो गया है, कुष्ठ रोग आराम से उसका संभव है, इलाज संभव है। खैर, आइसोलेट की बात कर रहे थे हम लोग, बीमारी पे नहीं जा रहे थे। आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब होता है अलग कर देना, सबसे अलग कर देना है। एक चीज समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से, एक मिनट रुकिए, आ गए हम। जब आप बैटरी खरीदने जाते हैं, ये वाला बैटरी आप लेने जाते हैं, माइक में यूज होते हैं, 9 वोल्ट का बैटरी होता है। इसको लेने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि प्लास्टिक में कवर होता है, पूरा पैक्ड होता है, सील्ड पैक्ड होता है। क्यों? उसको आइसोलेट किया गया रहता है, ताकि कंपनी ने जितना चार्ज इसमें भेजा, अगर 5-6 महीने बाद भी यूज हो, अगर वो आइसोलेट है यानी कि प्लास्टिक से पूरा कवर्ड है, तो उसके चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, यानी कि चार्ज ट्रांसफर नहीं होंगे। लेकिन वहीं आप इसको खरीद के लाओ, केवल प्लास्टिक का रैपर जो है अलग कर दो और कहीं पर रख दीजिए, 10 दिन के बाद इसको यूज कीजिएगा तो इसके पावर एज कंपेयर टू बिफोर कम हो गए रहेंगे। क्यों? क्योंकि आइसोलेशन से हटा दिया गया। तो जब तक ये आइसोलेट है, ना एयर के कांटेक्ट में है, ना वाटर के कांटेक्ट में है, ना किसी सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस के कांटेक्ट में है, तब तक इसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे इन्वर्टर की बैटरी आती है तो आप देखते हैं कि उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहता है, कभी और का 1 साल पहले का भी लिखा रहता है इन्वर्टर के बैटरी पर। लेकिन जब 1 साल बाद, 1 साल पहले कंपनी ने बनाई, उसने बैटरी को चार्ज किया, उसको लेकर के जब आप घर पे आते हो तो उसका जो दोनों कुंडी होता है उसका सील्ड ओपन करते हो, आप इन्वर्टर यूज करते हो। तो 1 साल के बाद भी आपने इन्वर्टर यूज किया, कब? आइसोलेशन से हटा करके, फिर भी वो बैटरी काम कर रहा था। आप 2 मिनट के लिए यूज करो, ठीक है ना, 2 मिनट के लिए यूज करो, अब बैटरी को रख दो, वैसे ही 1 महीने बाद या 15 दिन बाद देखोगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो गया रहेगा। क्यों? कंपनी ने भेजा तो सील्ड करके भेजा, यानी कि आइसोलेट करके भेजा, ताकि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं जा सके, और कांटेक्ट में नहीं जाएगा तो चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा, चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन आपने उसका सील्ड ओपन किया, इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया, तो क्या हो गया? वो धीरे धीरे आप यूज नहीं भी कर रहे हो तो अब तो आइसोलेट रहा नहीं, वो एयर के कांटेक्ट में है, अदर सब्सटेंस के कांटेक्ट में है, या वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो उसके चार्जेस क्या होंगे? कम होने लग जाएंगे धीरे धीरे। ये होता है आइसोलेशन। कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी आपके पास है, सपोज की जो बॉडी है, अगर इसका चार्ज मान गए कि +10 कूलम आपने मान लिया है, यह आइसोलेट है, यानी कि प्लास्टिक से पूरा कवर ओवर करके पूरा पैक कर दिया गया है, तो 2-4 महीने, 5 महीने, 10 महीने बाद भी देखोगे तो इसका चार्ज उतना ही बरकरार रहेगा, +10 कूलम ही रहेगा हमेशा। याद रखिएगा, वही कह रहा है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे कि बोला गया है ना
कि आत्मा को नहीं उत्पन्न किया जाता है नहीं नष्ट किया जाता है, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। सेम चार्ज एनर्जी सब वही है। चार्ज को ना क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ कन्वर्ट किया जाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है देखिए, एक केमिस्ट्री में एग्जाम्पल दिया जाता है, आप भी पढ़े होंगे। देखिएगा, जब यूरेनियम 92 पर 92 जिसका एटॉमिक मास 235 होता है, जब न्यूट्रॉन का आप अटैक कराओगे तो दो भागों में बंट जाता है। एक बंटता है बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 56 और दूसरा बंटता है क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। प्लस 3 न्यूट्रॉन बंटते हैं आप, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। अब इसका एटॉमिक मास होता है 141 और इसका एटॉमिक मास होता है 92। ये जो रिएक्शन में टेक पार्ट किया इसको कहा जाता है रिएक्टेंट, और ये जो फॉर्म हुआ इसको कहे जाते हैं प्रोडक्ट। तो हमें देखने हैं कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए, बिफोर रिएक्शन, देखना बाबू, बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन के पहले क्या था, टोटल चार्ज निकालते हैं। यूरेनियम कितने नंबर पे है, 92 नंबर पर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 92 होंगे। और चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और 92 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 92 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब आफ्टर रिएक्शन देखिए बाबू, देखिए यहां पर आफ्टर रिएक्शन, यहां पर भी चार्ज निकाल करके हम देख रहे हैं। सो देखिएगा बाबू, इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, बेरियम में 56 और क्रिप्टॉन में कितना 36, तो 56 और 36 मिल करके 92 बना दिया। देख लो 92 इलेक्ट्रॉन आ गए। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, उसी तरह 92 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 92 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन चार्जेस क्या रहे, सेम रहे, बस उसने बॉडी चेंज किया। कैसे, यहां पर यूरेनियम था, ये बंट किस में गया, बेरियम में और क्रिप्टॉन में बंट गया। सो बहुत डेंजरस होता है ये, बेरियम और क्रिप्टॉन में बंट गया। सो यानी कि चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के, और आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरे ब्रह्मांड में काम करता है, कहीं गलत साबित नहीं किया गया है। इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था अप्रॉक्स 1746 के लास्ट तक, समझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, समझ गए ना कंजर्वेशन क्या था। सो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस वर्सेज मास, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मास का कुछ सिमिलैरिटी देख रहे हैं या डिसिमिलैरिटी देख रहे हैं, या फिर ऐसे कहो कि कंपेयर कर रहे हैं। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव मेटल के लिए होता है, निगेटिव नॉन मेटल के लिए होता है, और जीरो किसके लिए, इनर्ट गैस के लिए होता है, यानी कि नोबल गैस के लिए होता है। नोबल गैस में जैसे कि आर्गन का एग्जांपल ले लो 18 नंबर पर, ठीक है ना, उसी तरह नियोन का एग्जांपल ले लो, हीलियम का एग्जांपल ले लो, सबका चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन मास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी सुने हो कि दुकान में जाके आप बोले हो कि हमको -5 kg आलू चाहिए, देगा वो आपको। आपसे पूछा जाए आपका वजन कितना है तो -60 kg। एक बच्चे ने जन्म लिया, डॉक्टर से पूछा गया कि उसका वजन कितना है तो उसने बोला 0 kg। संभव है, नहीं संभव है। 0 kg मतलब अस्तित्व ही नहीं है, वो है ही नहीं। यानी कि पढ़े लिखे लोग या अनपढ़
दोनों लोग जानते हैं कि कभी भी किसी का वजन जीरो नहीं हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। अनपढ़ लोग भी अगर दुकान में जाके कोई सामान खरीदेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे, नहीं कहेंगे कि 0 kg चीनी दे दीजिए हमको, क्योंकि वो जानते हैं कि जीरो होता ही नहीं है। तो मास कभी भी जीरो या निगेटिव नहीं होता है। दूसरा, अ चार्ज बॉडी ऑलवेज हैव मास, यानी कि जो बॉडी चार्ज होगा उसके पास हमेशा मास होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रॉन। चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो चार्ज बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है तो मास है, यानी कि जितने चार्ज बॉडी होंगे उनके पास हमेशा मास होगा। लेकिन अ बॉडी विथ मास डजंट पॉसेस चार्जेस ऑलवेज, लेकिन जिसके पास मास होता है कोई जरूरी नहीं कि उनके पास चार्ज भी होगा। एग्जाम्पल आर्गन का, आर्गन कितने नंबर पर? 80 नंबर पे होता है ना। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 40 होता है ना। तो मास तो दिए हुए हैं, लेकिन इसका चार्ज कितना होता है बाबू? 0 होता है ना। मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। तो जिनके पास मास होगा कोई जरूरी नहीं कि चार्ज होगा, लेकिन जिनके पास चार्ज होगा जरूरी है कि मास होगा। याद रखिएगा इस चीज को। थर्ड, इट डजंट स्पीड डिपेंड ऑन स्पीड, यानी कि चार्ज जो होता है वह स्पीड पर डिपेंड नहीं होता है। सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, सपोज करो कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया, इसको लेकर के अगर हम दौड़ गए तो क्या ये चार्ज हो जाएगा? नहीं ना। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो ऐसा थोड़ी कि मोबाइल लेकर के आप दौड़ जाएंगे तो मोबाइल चार्ज हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है? नहीं ना। यानी कि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। जिसका आप स्पीड बढ़ाओगे उसका मास डिक्रीज हो जाएगा। आप बाइक चलाते होंगे तो आपका अनुमान होगा, जानते होंगे कि जब आप गाड़ी को स्पीड करते हैं तो लगता है कि गाड़ी यानी कि बाइक हल्की होती जा रही है। तो स्पीड के बढ़ने से मास डिक्रीज होता है। इसलिए लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा है ना, और लाइट का मास कितना होता है? नहीं होता है, 0 होते हैं। इसको निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया था, m बराबर m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m0 क्या है? जब वस्तु रुका हुआ था उस समय मास। v क्या है? आपने वस्तु को कितना स्पीड से चलाना शुरू किया, और c का मतलब तो स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। और ये m क्या है? जितना मास इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वही m हुआ। यानी कि स्पीड के बढ़ने से या घटने से जितना मास में डिफरेंसेज मिले वही m है। m0 क्या है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था उस समय। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे के चैप्टर में, बहुत डीपली इसको मिलेगा, ये मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट है फोकस, यानी कि अभी तक आपने जितना पढ़ा था उस पर एक फोकस डालते हैं, यानी कि शॉर्ट रिकैप करते हैं, हो सकता है एमसीक्यू में फायदा देते। पहला, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाज प्रपोज्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैंने बताया है, और अप्रॉक्स कब दिया गया था? 1746 के एंड में। उसके बाद देयर इज नो एनी एक्सेप्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कोई एक्सेप्शन नहीं है। थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट एंड्रयूज मिलिकन, कहीं कहीं इसको लिखे रहते हैं ऐसे भी, रॉबर्ट ए मिलिकन, जनरली यही बुक में लिखे हुए हैं, रॉबर्ट ए मिलिकन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जनरली तो ये केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स में इसको बता दूं एक बार। कब किया था? 1912 में किया था। कैसे हुआ था बताया जाएगा एक्सपेरिमेंट के समय। द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज प्लस माइनस ई, दुनिया का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब आप कहेंगे कि सर इससे भी तो छोटे छोटे चार्ज के खोज हो गए हैं, जैसे 6 छोटे छोटे चार्ज के खोज हुए हैं, जिसमें 2 मेन हैं। देखिएगा, क्वार्क्स, जो इलेक्ट्रॉन से भी स्मॉलेस्ट जो चार्ज खोज हुए उसको क्वार्क्स बोला गया। ये क्वार्क्स जनरली 2 टाइप का हुआ, एक हुआ अप क्वार्क्स और एक हुआ डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क का वैल्यू होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज होता है, और डाउन क्वार्क का होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। +2/3 का मतलब हो गया 2/3, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना कूलम लगा दो।
-1/3 वही -1/3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम लगा दो। अब आप कहोगे सर ये छोटे हैं तो फिर इसका नाम क्यों? कारण कि ये क्वार्क्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। देख रहे हो किस पर डिपेंड है? इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इस यूनिवर्स का जो कंप्लीट रूप से इंडिपेंडेंट होता है। इसके पॉजिटिव चार्ज को भी लिया जा सकता है, इसके निगेटिव चार्ज को भी लिया जा सकता है। पॉजिटिव किस में चला जाएगा? प्रोटॉन में, और निगेटिव किस में चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन में। हालांकि इलेक्ट्रॉन ही बोलिएगा, प्रोटॉन बोलने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस ई लेकर के चलिएगा। और मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। याद रखिएगा इस चीज को। ये तो पढ़े हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज यानी कि मेटल, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब मास डिक्रीज। मैंने बताया था ना, पॉजिटिव कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास भी निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन का मास निकलेगा तो बॉडी का मास कम होगा। उसी तरह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आया तो निगेटिव चार्ज बनाया, और आया तो मास इंक्रीज हो जाएगा। फिर थर्ड, ड्यूरिंग चार्जिंग अ बॉडी द मास ट्रांसफर्ड। ये फॉर्मूला दिया गया है कि चार्ज होते समय जो मास का ट्रांसफर होता है इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। एमई का मतलब हो जाएगा मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जो कि बराबर होता है इतने के, और एनी का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर हो गए। सपोज कीजिए एक बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो कितना मास ट्रांसफर हो गया? फॉर्मूला रखिए एमई इंटू एनी, तो एमई का तो वैल्यू फिक्स, और एनी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 2, तो एनी के बदले में 2 रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 2, 9 2 18 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 से 1 इलेक्ट्रॉन के मास में मल्टीप्लाई कर देते, 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता तो 10 से 1 इलेक्ट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई कर देते, तो ट्रांसफर यानी कि जो मास में कमी या अधिकता हुई है उसको पता किया जा सकता था। मास जो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ उसको इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, 2 न्यूमेरिकल्स हैं जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड हैं, देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कैरी 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है? 10th क्लास का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने चार्ज को कैरी करने के लिए? 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है ना, और कूलम जिसके साथ लगा रहा है वो क्यू होता है। अब इस दोनों को रिलेट कौन सा फॉर्मूला करता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। मैंने पीछे बताया है कि न्यूमेरिकल के लिए आप सिर्फ NE यूज करो, ठीक है? तो हमें निकालने क्या? N निकालने हैं, तो N बराबर हो जाएगा Q बाई E। Q का वैल्यू रखो 1, और E का वैल्यू तो फिक्स मैंने बताए हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलम्ब, ऊपर भी कुलम्ब है, ये N, कुलम्ब से कुलम्ब कैंसिल, हमारे पास आ गया 1.6, 10 टू द पावर -19 को ऊपर लेके चले जाओ तब प्लस में हो जाएगा। अब ये डेसिमल हटाए, 0 डाले, तो 10/16। एक और काम करो कैलकुलेशन आसान करने के लिए, 10 टू द पावर 19 है ना, एगो 0 खींच लो, तो कितना बच गया? 18 बच गया। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो 6.25 आएगा, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने, मतलब कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाने के लिए या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ले जाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अंदाजा कर सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में कि सर आपने तो बताया कि क्वांटाइजेशन में n का वैल्यू डेसिमल में नहीं होता है, फ्रैक्शन में भी नहीं होता है, फिर आपने तो आंसर ला दिया। न्यूमेरिकल में अगर डेसिमल में आता है तो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने बताया है कि एमसीक्यू में और किसमें, थ्योरी में n का वैल्यू डेसिमल में मत छोड़िएगा। अगर एग्जाम में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन दे दे और ये ऑप्शन रहे और एक और ऑप्शन रहे, इसको नियर अबाउट करके देखो, कितना लिख सकते हैं? 6 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, डेसिमल हमने हटा दिया। अब आपके दिमाग में कि सर जी ये दोनों अगर एग्जाम में रहेगा एमसीक्यू में तो किस पर टिक लगाएंगे? तो आप जनरली एमसीक्यू के लिए इसको चुनिएगा जिसमें डेसिमल या फ्रैक्शन ना हो। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल बना रहे हो तो आप इतना पर भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। n का वैल्यू जानते हैं कि फ्रैक्शन में नहीं होता है, लेकिन आ गया तो उसको तो अब छोड़ देना होगा ना।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of इतना। क्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। न्यूमेरिकल बनाते समय माइनस प्लस भूल जाओ। एस्टिमेट द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, निकालने क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। पॉज करो और बनाने की कोशिश करो, बन जाए तब आगे देखो। बना लिए? इतनी जल्दी सर जी कैसे बनेगा? कोई नहीं, अपना टाइम ले लेना, हम बता देते हैं। इस दोनों के बीच में कौन सा फॉर्मूला रिलेट करेगा? तो Q = +- Ne। मैंने बोला कि प्लस माइनस भूल जाओ, तो सिर्फ Ne रख दो। हमें n निकालने हैं, तो Q/E हो गया ना। अब वैल्यू रखते हैं, n बराबर आ गया Q/E। Q का वैल्यू रखो 3 × 10⁻⁻7। बच्चों ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और बाई, यहां कुलम्ब है, और बाई इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। डेसिमल हटाओ, 0 डालो, तो 13/16 इंटू कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल, 10⁻⁻7। और 19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो 1.875 आएगा। और बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो -7 में अगर 19 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, इंटू 10⁻12। अब आप कहोगे सर जी फिर n का वैल्यू तो हमें डेसिमल में आ गया। बिल्कुल आ गया, लेकिन MCQ में इसको ऐसे यूज किए जा सकते हैं। 1.875 को आप लिख सकते हैं 1.9 और इंटू 10⁻12, और 1.9 को आप 2 × 10⁻12 अप्रॉक्स लिख सकते हैं, लगभग। हो गया, मैंने डेसिमल हटा दिया। लेकिन थ्योरी में न्यूमेरिकल जब बना रहे हो तो आप इतने पे आंसर छोड़ दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप खींच के यहां तक लेके आइएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो आंसर दिए गए हैं वहीं लेके चलना। सो क्लियर बाबू? तो ये थे दो न्यूमेरिकल्स, किस पर डिपेंड थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। क्वांटाइजेशन को किसने दिया था? रॉबर्ट ए मिलिकैन ने। कब दिया था? 1912 में। किसके कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उस एक्सपेरिमेंट को आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा? केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।